नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, मेरे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 107 प्रैक्टिस सेट है और यहाँ हमारे पास पैसेज दिया हुआ है। और पैसेज के अलावा क्या दिया है, पैरा जंबल दिया है। और पैरा जंबल है हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पैरा जंबल है और ये हमारे पैसेज है। ये हमारा एक ही पैसेज है, 5 क्वेश्चन है पैसेज के। ठीक है सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों से ध्यान दीजिएगा थोड़ा मेरी बातों पर। पैसेज और पैरा जंबल ये सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं होती है। एक बार को पैरा जंबल सॉल्व करने की आपको ट्रिक मिल सकती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ग्रामर का सीक्वेंस लगा लेंगे, कहीं ना कुछ ऐसा अर्थ निकाल लेंगे, उसको कनेक्ट कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब से, रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव एडवर्ब से, कंजंक्शन से, प्रीपोजिशन से, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेंगे, सीक्वेंस मिल जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि आप पैसेज को सॉल्व कर लें किसी ट्रिक से, तो वो असंभव है। आज से 7 से 8 साल पहले ज़रूर पेपर ऐसे बनाए जाते थे जहाँ पे ट्रिक वाइज और आप ईज़िली सॉल्व कर लें किसी भी पैसेज को या पैराग्राफ को। लेकिन आज की तारीख में आप ये सोचें कि आप ईज़िली उसे सॉल्व कर लेंगे बाई ट्रिक, तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आज कंपटीशन इतना टफ हो गया है। आप मानिए, यकीन करिए, आज से 7 या 8 साल पहले जब वैकेंसी आती थी तो कम से कम 50,000 पद निकला करते थे। और आज आप देखिए, आज कितने पद निकलते हैं। आप मैक्सिमम, आप आज जो पद निकलते हैं 5,000, ये मैक्सिमम है। कहो तो 2,000 ही निकलें, कहो तो 200 ही निकलें। तो अब जो कंपटीशन हो गया है वो बहुत टफ हो गया है। आपको पैसेज जब भी सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, आप एक चीज़ पर कमांड ज़रूर रखिए, और वो कमांड है आपकी इंग्लिश के न्यूज़पेपर की रीडिंग की कमांड। उस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको उस पर कमांड रखनी होगी। आप उस पर कमांड रखेंगे तो ये समझिए आपको पैसेज ईज़िली अच्छे से समझ में आएगा। जब भी आप कभी पैसेज का ये पार्ट देखते होंगे अपने पेपर में, तो आपको एक चीज़ समझ में आती होगी, ऊपर लिखा रहता है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है टू बी अंडरस्टैंड, कि आप उसे समझ पाएँ, आप उसे समझ पाएँ सर। समझ नहीं होगी जो ऐसी चीज़ जो समझ नहीं होगी, आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। भाई, आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो आप ये अंडरस्टैंड कब कर पाएंगे? जब आपकी हैबिट होगी न्यूज़पेपर पढ़ने की। आपको पर डे 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ इंग्लिश के न्यूज़पेपर का ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको नई नई वॉकेब देखने को मिलेंगी, और ये वॉकेब जो होती है ना, ये रिपीट होती हैं, न्यूज़पेपर में भी रिपीट होती हैं, आपके पेपर में भी रिपीट होती हैं। तो जब ये रिपीट होंगी, भाई पहले दिन आपने जब न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो मैं मानता हूँ कि कम से कम 30 से 40 मीनिंग ऐसी होंगी जो निकलेंगी, जो आपको समझ में नहीं आएंगी। लेकिन यही 30 से 40 मीनिंग धीरे धीरे घटती चली जाएंगी। जब आप पर डे पढ़ेंगे ना, तो ये घटती चली जाएंगी। कहो तो 5 या 6 दिन बाद ये 30 से 40 मीनिंग ना निकलें, सिर्फ रह जाएँ, सिर्फ 20 से 30 ही रह जाएँ। कहो तो जब आप 1 महीने बाद अपने आप को देखेंगे इस सीक्वेंस में, तो आप पाएंगे कि सिर्फ 10 से 20 ही रह गई हैं मीनिंग। तो आप जितना ज़्यादा इनको याद करते हुए जाएंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे, ये ग्राफ कम होता जाएगा। ठीक है, एक तो आपकी वॉकेब अच्छी होगी, दूसरा क्या अच्छा होगा, आपका अंडरस्टैंड करने, किसी भी चीज़ को, आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी लाइन को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से कर पाओगे, आप समझ पाओगे। कभी कभी तो ऐसा भी होगा आपके साथ कि जब आप अंडरस्टैंड आप अच्छे से करने लग जाओगे ना, तो आपको मीनिंग का अर्थ डिक्शनरी में ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे कि इस पैराग्राफ में इस पर्टिकुलर मीनिंग का मतलब क्या है, आप ये खुद समझ जाओगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या फ़ायदा होगा आपको? तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको ग्रामर से रिलेटेड सभी सेक्शन देखने को मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा, आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, डिटरमिनर, सब कुछ देखने को मिलेगा। हर एक पैराग्राफ में, हर एक लाइन में आपको अपने ग्रामर के पुट्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आप कोशिश करें, आज से ही कोशिश करें। मैं तो कहता हूँ आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लें न्यूज़पेपर रीड करने का, और आप उस टाइम पे पर डे आपको टाइम देना ही है। आप ये समझिए, पर डे आपको टाइम देना है, क्योंकि इसकी बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है पैसेज की। और जो टीचर कहते हैं भैया इसके शॉर्ट ट्रिक है, वो 1 नंबर की चूतिया है, और वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आपको क्लियर कह दूँ, मैं भी एक इंग्लिश का टीचर हूँ। मेरे लिए जब कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आ पाई,
जब मैंने पढ़ा था, जब मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, उसने भी मुझसे यही कहा था भैया कि बेटा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, आप जितना अच्छा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आप निखर के आओगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको परफेक्ट नहीं बनाती हैं। इस बात को दिमाग के अंदर सेट कर लेना आप लोग, ठीक है। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती पैसेज को सॉल्व करने की, ठीक है। आपको पैसेज अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एक पार्ट है जिसे आपको समझना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस कह क्या रहा है ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पैसेज की शुरुआत करते हैं, और हम भी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में ही हम जानेंगे कि भैया इसके क्वेश्चन आंसर क्या कह रहे हैं हमसे। तो चलिए देखें क्या लिखा हुआ है भाई। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भाई ये एक नर्स थी, मैं आपको बता दूँ, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं एक नर्स थी, और ये जो नर्स थी 1820 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1910 तक ये ज़िंदा रहीं, ये 1820 से 1910 तक। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडी थी, और इनको कहा जाता था, इनको एक उपाधि दी गई थी, द लेडी विथ लैम्प, ये उपाधि दी गई थी भैया इनको, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो उजाले की देवी। तो ये सर इनको उजाले की देवी कह के इनको पुकारा जाता था, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और एक युद्ध हुआ था क्रीमिया का, क्रीमिया वॉर हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने काम किया था एज ए नर्स। तो ये बहुत 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 पूजनीय है नर्स की दुनिया में, मैं आपको बता दूँ, ये बहुत पूजनीय है नर्स की दुनिया में। ये ब्रिटिश थी, और इनका बहुत नाम है नर्स की दुनिया में। मतलब नर्स की जो इनका प्रोफेशन है, जो अब डॉक्टरों का ये नर्स जो पेशा है, उसमें इनको बहुत पूजा जाता है, ये देवी हैं। तो चलिए सर शुरू करें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, या जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, अच्छा नाइटिंगेल से एक चीज़ याद आ रही है यार, मैं थोड़ा आपको बता दूं, क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। जो नाइटिंगेल जो है, पूछा भी जाता है, एक आपका क्वेश्चन भी है, आपको याद है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ नर्स से कोई संबंधित नहीं है, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका एक नाम है, ठीक है। लेकिन नाइटिंगेल यहाँ पर एक उपाधि भी दी गई है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू उनको कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए सर, वैसे नाइटिंगेल बुलबुल भी होती है सर, ठीक है। चलिए सर, रेंडर्ड, तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब होता है सेवा देना, ठीक है, सेवा प्रदान करना होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सेवाएं दी, अ यूनिक सर्विस, एक अद्भुत सेवा, देखो सेवाएं प्रदान की, एक अद्भुत या अद्वितीय सेवा प्रदान की। वैन जब, दी कॉल, जब बुलावा, केम आया, टू हर उनके लिए, फ्रॉम दी गवर्नमेंट, सरकार से। आप देख रहे हो, समझते जाना बेटा है, एक एक पॉइंट को मैं समझाता जाऊंगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रेंडर्ड, यानी प्रदान करना, प्रदान किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने प्रदान किया, क्या प्रदान किया? अ यूनिक सर्विस, एक अद्वितीय सेवा को प्रदान किया। वैन जब, दी कॉल, अब यहाँ कॉल माने बुलावा, ठीक है बेटा, ये नाउन है, ध्यान रखना, क्योंकि किसी नाउन के पहले ही द लगाते हैं अपन, आर्टिकल किसी नाउन के पहले ही लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉल माने बुलाना भी होता है, ये वर्ब भी होती है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए सर, तो क्या हुआ यहाँ पे? दी कॉल, बुलावा, केम आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू हर उनके लिए, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कहाँ से आया भैया? सरकार से। टू हेल्प, मदद करने के लिए, दी वाउंडेड माने घायलों, एंड सफरिंग और पीड़ितों, इन द हॉस्पिटल में, एट सिक्यूटरी। अब ये सिक्यूटरी, ये सिक्योरिटी से मतलब नहीं है, सिक्यूटरी एक जगह का नाम है, और ये प्रॉपर नाउन है भैया। प्रॉपर नाउन की विशेषता है, जब सेंटेंस में कहीं आता है तो सबसे पहला लेटर उसका कैपिटल होता है, देख लो कैपिटल। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया बेटा? इन द हॉस्पिटल एट सिक्यूटरी, ये एक हॉस्पिटल था सिक्यूटरी नाम की जगह पर, ड्यूरिंग के दौरान, दी क्रीमिया वॉर, क्रीमियन बोल सकते हो आप इसे, लेकिन हिंदी में इसे क्रीमिया बोलेंगे, क्रीमिया वॉर यानी क्रीमिया युद्ध के दौरान, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, देखें आप जरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल रेंडर्ड, प्रदान की, अ यूनिक सर्विस, एक अद्भुत सेवा, अद्वितीय सेवा। वैन जब, दी कॉल,
जब बुलावा केम टू हर उनके लिए आया, फ्रॉम द गवर्नमेंट सरकार से, टू हेल्प मदद करने के लिए, दी वाउंडेड घायलों की, एंड सफरिंग और पीड़ित। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बढ़िया तरीके से बताऊं, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मैं आपको एडवांस तरीके से बताता हूँ, थोड़ा सा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं अपन, ज़रा ध्यान देना, ज़रा है इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो थोड़ा जल्दी पकड़ लेंगे, जो वीक हैं आप पकड़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। ज़रा एक बार मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल रेंडर्ड, यहाँ तक दिक्कत नहीं है मुझे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने प्रदान किया, क्या प्रदान किया? अ यूनिक सर्विस। क्या प्रदान किया भैया? अ यूनिक सर्विस, एक अद्वितीय सेवा को प्रदान किया। कब किया? वैन, जब, दी कॉल, जब बुलावा, केम टू हर उनको आया। देखो जब टू लगाते हैं ना अपन, को पढ़ते हैं इसको, को, जैसे अपन बोलते हैं ना आई वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया सर? मैं गया, कहाँ गया? बाजार को गया। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं अपन लोग। चलो आगे बढ़ते हैं ज़रा, हैं। तो टू हर उनको आया, कहाँ से आया? फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से आया। देखो टू हेल्प मदद करना, समझना ज़रा मेरी बात को। जब अगर मैं सिर्फ हेल्प लिखता तो इसका मतलब क्या हो जाता? मदद करो, एक आदेश है, इम्पेरेटिव फॉर्म है ये, मदद करो। जैसे मैंने कहा गो, तो इसका मतलब क्या हो गया? जाओ। लेकिन अगर मुझे लिखना है जाना, तो मैं कैसे बोलूँगा भैया? टू गो, जाना। यहाँ पे कैसे लिखूँगा? टू हेल्प, मदद करना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो ज़रा, टू हेल्प, मदद करना, देख रहे हो? मदद करना, किसकी मदद करना? दी वाउंडेड, अब वाउंडेड यानी घायलों की मदद करना। ठीक है, एंड और सफरिंग, यहाँ पे इस चीज़ को समझना, ये वाउंडेड एंड सफरिंग, ये दो चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वाउंडेड माने घायल, एंड सफरिंग माने पीड़ित। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मतलब, अब ये सर ध्यान देना ज़रा इस चीज़ को, हॉस्पिटल, और ये है मेरा आर्टिकल द, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? आप देख लो अच्छे तरीके से। मैंने आपको एक रूल भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया था, माफ़ कीजिएगा, वीडियो में जब सॉल्यूशन दिया था तब उसमें एक रूल भी पढ़ाया था कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक ख़ास उद्देश्य से निर्माण हुआ है। अगर उसी उद्देश्य के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तो हम द नहीं लगाते हैं। तो आप देखो ज़रा, लेकिन यहाँ तो द लगा है साहब, तो द लगा है, वो सेवा करने जा रही है, इलाज करवाने नहीं जा रही है, वो सेवा करने जा रही है, इसलिए द लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो दी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कहाँ पर? किसी भी स्थान के लिए एट लगाते हैं, किसी भी स्थान के लिए, लेकिन वो स्थान अगर छोटा है तो एट लगाएंगे, बड़ा है तो इन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सी, देखना ज़रा इस चीज़ को, सी लिप्स, वो रहती है, कहाँ रहती है? इन दिल्ली, लो साहब। अब दिल्ली तो बड़ी जगह है तो मैंने इन लगा दिया, लेकिन अगर मैं यहीं पे बोलता सर कि सी लिप्स, वो रहती है, तो अब क्या भरोगे आप? मैंने बोल दिया सर लक्ष्मी नगर, लो सर। अब क्या भरोगे आप यहाँ पे? तो अब आप यहाँ पे एट भरोगे, क्योंकि लक्ष्मी नगर एक छोटी जगह का नाम है। ठीक है, तो इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो एट यहाँ पे क्या हो गया भैया? सिक्योटरी जगह का नाम हो गया। ड्यूरिंग के दौरान, देखना ज़रा, के दौरान कहाँ पर? द क्रीमिया वॉर के, यानी क्रीमिया युद्ध के दौरान। आइए सर, द कंडीशंस इन द हॉस्पिटल, देखो अब आएगा मज़ा। द कंडीशंस यानी स्थितियाँ, बदहाली, स्थितियाँ, उसका प्रारूप, रूप, इन द हॉस्पिटल में, वर हॉरिबल। देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि आप किसी चीज़ को समझोगे ना तभी तो आपको मज़ा आएगा। द कंडीशंस इन द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में जो स्थितियाँ वर थीं, कैसी थीं? हॉरिबल माने भयानक थीं, बहुत बुरी थीं। ठीक है,
ये हॉरिबल हमारे लिए क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसकी विशेषता बता रहा है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाली कोई भी चीज़ सब्जेक्ट बनती है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, देयर वॉज डस्ट, धूल थी। जब कोई सब्जेक्ट ना मिले तो देयर लगाते हैं। कमरे में 5 पंखे हैं, तो आप देखो उसमें सब्जेक्ट नहीं मिला, कमरे में 5 पंखे हैं, तो आप देयर को सब्जेक्ट बना लो, हैं। तो देयर आर 5 फैंस इन द रूम, है। हो गया कि नहीं हो गया। जब सब्जेक्ट ना मिले तो देयर उठा लो। भाई वो कह रहा है, सॉरी माफ़ कीजिए, वो कह रही है कि देयर वो डस्ट, धूल थी। ठीक है, अब क्या कह रहा है सर वो, इनडिफरेंस एंड इनएफिशिएंसी। देखना, धूल थी, इनडिफरेंस, इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी यानी इनडिफरेंस माने भिन्नता थी, धूल थी भिन्नता थी। ठीक है, अच्छा और क्या था, इनएफिशिएंसी थी, अक्षमता थी, मतलब बहुत बुरी हालत में था वो हॉस्पिटल, सब अस्त व्यस्त था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, देयर वॉज हॉस्टिलिटी। ओ हो हॉस्टिलिटी बेटा, और दुश्मनी, एडजेक्टिव है ये। दुश्मनी थी, किससे दुश्मनी थी, टू अ वुमन, एक महिला से, एक महिला से दुश्मनी थी। देख लो बेटा, है हॉस्टिलिटी, एक दुश्मनी थी। हु, जो वॉज अम्यूजिंग। अच्छा, ये अम्यूजिंग जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, मानना, इसे बोलते हैं मानना। जो क्या हुआ भैया, हु वॉज अम्यूजिंग सच अ ग्रेट पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मान रही थी, क्या मान रही थी भैया, सच अ ग्रेट पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो एक दुश्मनी थी महिला से, जो मान रही थी, क्या मान रही थी, एक जन जिम्मेदारी को मान रही थी, उस महिला से दुश्मनी थी। इट वॉज एन इंसल्ट, एक अपमान था। अब देखना सर, मैंने बोला एक अपमान था, तो यहाँ पे तो सर देर से शुरू करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सर, यह एक अपमान था, ये हो गया यह क्या भाई, जब मान रहे थे उसको क्या मान रहे थे, दुश्मन मान रहे थे ना, तो इस दुश्मन के लिए ये अपमानित हुआ उसके लिए, यह क्या, ये हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, एक अपमान था। किसके लिए था, टू द वैनिटी ऑफ मैन। ओहो क्या वर्ड दिया यार, वाह। पुरुषों के घमंड के लिए, पुरुषों के घमंड के लिए। देखना जरा कितनी अच्छी बात इसमें लिखी हुई है। एक बार फिर से मैं रीड करता हूँ इस चीज़ को, ज़रा समझने की कोशिश करना। देयर वॉज डस्ट, वहाँ पर क्या था, धूल थी। इनडिफरेंस, भिन्नताएँ थी, अब भिन्नताएँ। इनएफिशिएंसी, अक्षमताएँ थीं। देयर वॉज हॉस्टिलिटी टू अ वुमन, एक महिला के लिए दुश्मनी थी। हु वॉज अम्यूजिंग, जिसे माना जाता था, क्या माना जाता था सर, मतलब जो, अब देखो ये जो हु लगा है ना, हु यानी कि ये वुमेन, इस महिला के लिए लगा है। ठीक है, देयर वॉज हॉस्टिलिटी, एक दुश्मनी थी, टू अ वुमेन, एक महिला से। हु, जो वॉज अम्यूजिंग, जो मान रही थी, वो खुद इस चीज़ को मान रही थी कि एक महान जिम्मेदारी है। ठीक है, इट वॉज एन इंसल्ट, यह एक अपमान था, टू द वैनिटी ऑफ मैन, किसके लिए, आदमियों के घमंड के लिए। आदमी, पुरुष चाहते नहीं थे उस महिला को, और वो महिला वहाँ पर एक जिम्मेदारी को निभा रही थी। आगे बढ़ते हैं, अब देखना क्या कह रहा है। दे रेज्ड ऑल पॉसिबल, दे माने कौन, ये आदमी, ये द वैनिटी ऑफ मैन, ये सब लोग, मैन, ये इनके लिए लगा है दे, ये क्योंकि भाई आदमियों के घमंड को चुनौती दिया जा रहा था ना उस टाइम पे। 1920 की बात है, सोचो आप, माफ़ करना 1910, मतलब उस टाइम पे महिलाओं की वैसी भी स्थिति बहुत ख़राब थी। तो अब जब पुरुषों को चुनौती थी, तो अब देखना पुरुष क्या कर रहे हैं, दे रेज्ड, उन्होंने उठाए, पुरुषों ने उठाए, ऑल पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स, सभी संभव बाधाओं को उन्होंने उठाया, पुरुषों ने उठाया, इन द वे, उसके रास्ते में,
रास्ते में, बे हैं। अब आगे देखा क्या कह रहा है, बट लेकिन सी वॉज एन ऑटोक्रेट, ओ हो, लेकिन वो कैसी थी, वो तो एक तानाशाह थी, एक निरंकुश थी, उस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था, वो तो एक निरंकुश थी। तो ऑटोक्रेट, वो एक ऑटोक्रेट थी, ये तानाशाह की तरह होते ना, मैं तो करूँगी तो करूँगी इस काम को, तो वो उस टाइप में थी। तो ऑटोक्रेट माने निरंकुश। आगे क्या लिखा है सर, अब देखना ज़रा क्या लिखा हुआ, सी बोर डाउन, हा, सी बोर डाउन। ये बेटा ये बोर जो है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बोर डाउन एंड स्वेप्ट अवे ऑल अपोजिशंस। वाह क्या बात है, देखना भाई, सी बोर डाउन, उसने, उसकी जो पहुंच थी, मतलब जैसे यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है बियर डाउन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये बियर डाउन से बना ये वर्ड है। बियर डाउन का मतलब होता है एक तरीके से अप्रोच इन अ पर्पसफुल मैनर, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण तरीके में पहुंचना, मतलब एक उद्देश्यपूर्ण तरीके में पहुंचना, ठीक है। तो बियर डाउन से ही बनाया ये आपका बोर डाउन। तो वो एक अपने उद्देश्य वाले तरीके में पहुंची, और क्या किया उसने सर, एंड स्वेप्ट अवे, और उसने बाहर कर दिया। बेटा ध्यान, थोड़ा सा ध्यान देना, ये है स्वीप अवे। स्वीप अवे का मतलब होता है डिस्ट्रॉय ऑल दी प्रॉब्लम्स, और सभी समस्याओं का निदान करना, ख़त्म करना, तबाह करना उनको, ठीक है। और उसने क्या किया, समाप्त कर दिया ऑल अपोजिशंस, यानी सभी विपक्ष को, सभी परेशानियों को। जहाँ अपोजिशन का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, आपकी परेशानियाँ, दुविधाएं, कठिनाइयाँ। विपक्ष, विपक्ष आपके लिए क्या करता है, एक परेशानियों का पहाड़ी तो खड़ा करता है। आगे क्या कह रहा है सर, द हॉस्पिटल बिकेम एन आइडियल प्लेस, ओ हो, देखो मिला कि नहीं मिला है, कितना कितना गंदा था हॉस्पिटल। अब देखो भाई, हॉस्पिटल बिकेम, बना, कैसा बना, एन आइडियल प्लेस, एक आदर्श स्थान बन गया। एंड द बाउंडेड सोल्जर्स, जो घायल सैनिक थे, वर्शिप्ड, उन्होंने पूजा की, हर उसकी, लाइक एन एंजल, किसकी तरह, एक परी की तरह, एंजल भगवान की तरह, उसकी पूजा की। देखो कितना बदलाव कर दिया उसने, हैं। कहाँ उसको नफरत करते थे, द लेडी विथ लैम्प, ओहो हो, देखो आगे ना है, उजाले की देवी है, रोशनी की देवी, एज द सोल्जर्स लविंगली कॉल्ड हर, के रूप में, देखो एज माने के रूप में, द सोल्जर्स सैनिक, लविंगली, अब ये क्या है, ये लविंगली क्या है बेटा, ये एडवर्ब, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। कॉल्ड हर, उसको पुकारा करते, प्यार से पुकारा करते थे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है सर, वो कह रहा है बिकेम अ नेशनल हीरोइन, बनी, वो कौन बनी, राष्ट्रीय अभिनेत्री बनी है। अभिनेत्री आप बोल सकते हो एक तरीके से कि जिसकी बहुत ज़्यादा, हीरो हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री से संबंध नहीं होता, एक तरह से फेमस होना भी होता है हीरोइन, हीरो या हीरो, सॉरी हीरो या हीरोइन, मतलब फेमस होना, एक तरीके से जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो, है ना। तो वो क्या बनी, बिकेम अ नेशनल हीरोइन, एक राष्ट्र प्रसिद्ध बनी वो। अच्छा उसके बाद में क्या लिखा है, ध्यान देना बेटा, द नेशन, यानी जो राष्ट्र है, सो की सेकंड फॉर्म में सो, दिखाया, क्या दिखाया, इट्स ग्रेट्यूट। ग्रेट्यूट का मतलब क्या होता है भैया, एक कृतज्ञता दिखाई राष्ट्र ने, है ना, टू हर, उसको, बाय रेजिंग अ ह्यूज सम, बाय रेजिंग, रेजिंग माने देकर, पैसा देकर, ह्यूग, ह्यूग माने बहुत ज़्यादा, सम माने रुपया, फॉर हर बेनिफिट, उसके, उसके किसके लिए, बेनिफिट माने उसके फायदे के लिए। बट फ्लोरेंस, लेकिन फ्लोरेंस ने क्या किया, सो हर सेल्फ, उसने खुद को दिखाया, टू बी ग्रेटर, महान, महान बनाया उसने, उसने अपने आप को महान बनाना दिखाया, बाय कंट्रीब्यूटिंग, देखो ज़रा, हाँ, योगदान देकर, दी सम, रुपया, पैसा, फॉर द सेटिंग अप, सेटअप, सेटअप माने क्या होता है, जमाना, चालू करना, ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर, एक तरीके से नर्सों का ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करके,
भाई देखो, दी नेशन सो इट्स ग्रेजुएट, यानी कि उस राष्ट्र ने क्या है कृतज्ञता दिखाई टू हर, उसको बाय रेजिंग अ ह्यूज सम फॉर हर बेनिफिट, उसके फ़ायदे के लिए उसको पैसा देकर। बट फ्लोरेंस सो हर सेल्फ टू बी ग्रेटर बाय कंट्रीब्यूटिंग दिस सम फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस। लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा पैसा सेटअप करने में लगा दिया। कौन सा इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर, नर्स की ट्रेनिंग, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। हर एम्बिशन उसकी आकांक्षाएं वॉज नॉट मेयरली टू बुल्ड अ प्रोफेशन ऑफ नर्सेस। देखो देखो, ओ हो, मेयरली का मतलब होता है सिर्फ, ओनली। उसकी अभिलाषाएं आकांक्षाएं नहीं थी सिर्फ टू बुल्ड, बनाना, क्या बनाना, अ प्रोफेशन ऑफ नर्सेस, है ना। जो नर्सेस हैं, जो नर्स हैं, उनको एक प्रोफेशन बनाना नहीं था, बट एन एंटायर नेशन, बल्कि पूरे राष्ट्र को ऑफ नर्सेस, पूरे राष्ट्र की जो नर्सेस थी उनको बनाना था। मतलब वो सिर्फ, हर एम्बिशन वॉज नॉट मेयरली टू बिल्ड अ प्रोफेशन ऑफ नर्सेस, वो सिर्फ इस प्रोफेशन को नर्सों का जो व्यवसाय या प्रोफेशन आप बोल सकते हो एक तरीके से, वही नहीं था, बल्कि पूरे देश में जो नर्सें हैं उनको बनाना था। आगे देखना ज़रा, एंड सी सक्सीडेड, और वो सफल हुई। ठीक है, एडमायर माने प्रशंसा करना, तो इसी में एल बाई ओ जोड़ दिया, एडमायर एबली, यानी एक तरीके से क्या हो गया, प्रशंसनीय, वह सफल हुई प्रशंसनीय रूप से, इन हर मिशन, अपने मिशन में, अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में। चलिए सर, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान दें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल फाउंड द कंडीशन इन द हॉस्पिटल एक्सट्रीमली बैड। मिल गया आंसर एक झटके में। अब आ जाओ आगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अपोज्ड इन हर वर्क। देखना ज़रा, हा, देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, यहाँ पर उसने साफ तौर पे बोल रहा है वो सर, क्या कह रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अपोज्ड इन हर वर्क बिकॉज। अच्छा देखो ज़रा, यहाँ से सातवीं लाइन पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो देखो देखो, ये आ गया। दे रेज्ड ऑल पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन द वे। देखो लिखा है इसमें, तो देखो ज़रा इसमें देखना ज़रा सर, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, सी वॉन्टेड टू डू अ गुड जॉब, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज अपोज्ड, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या किया गया, एक तरीके से अपोज किया गया, उसे बहुत विरोध झेलना पड़ा इन हर वर्क, अपने काम में। क्यों झेलना पड़ा था, ये क्या था, इट वॉज एन इंसल्ट टू मेंस ईगो, ये एक इंसल्ट था, किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। देखो ज़रा, यही तो लिखा है ज़रा 7 नंबर में, ज़रा देखो ज़रा, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो ज़रा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखो, ये देखो, दे रेज्ड ऑल पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन द वे। क्यों, इट वॉज एन इंसल्ट टू द वैनिटी ऑफ मैन। देखो है, आ गया। तो भैया इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा, ये रहा आंसर, इट वॉज एन इंसल्ट टू मैंस ईगो। ठीक है, आ गया सर। आगे देखते हैं सर, थर्ड नंबर क्या कहता है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है सर, द इम्प्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट वट सी वॉज एन ऑटोक्रेट, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, देख लेना आप, मिला लेना इसमें। ऑटोक्रेट इज, मतलब वो एक निरंकुश थी, एक तानाशाह की तरह थी। तो ये चीज़ क्या है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, ये स्पेलिंग गलत है ज़रा, है ये डिफरेंट गलत है। क्लेवर ठीक है, ठीक है, क्लेवर माने चालाक, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो चालाक थी, नहीं चालाक तो नहीं थी यार। अच्छा, वो कंडेमनेटरी थी, यानी निंदक थी, नहीं निंदक भी नहीं थी यार। तो वो एप्रिशिएटिव थी, हाँ वो प्रशंसनीय थी, क्योंकि वो क्या कर रही थी, उन पुरुषों के घमंड को तोड़ रही थी, जो ये कहते थे कि ये महिला यहाँ क्या कर रही है, ये एक महिला यहाँ कर क्या रही है, क्यों है ये महिला यहाँ पे। पुरुषों के घमंड को तोड़ रही थी, पुरुषों के अंदर अहंकार होता है ना कि यार ये क्या सेवा पानी करेगी, तो उसी तरह से। लेकिन उसने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया, और लास्ट में वही पुरुष लोग उसको उपाधि दे के गए, द लेडी विथ लैम्प की। तो यहाँ पे एप्रिसिएटिव था, उसका जो भी एक ऑटोक्रेट रूप था वो एक एप्रिसिएटिव था, प्रशंसनीय था। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्या कहता है भैया। फोर्थ नंबर कहता है यहाँ पे हमारे लिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेड द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हॉस्पिटल बनाया, ठीक है। एन एग्रीबल प्लेस, अ प्लेस फॉर ऑफ वर्शिप, अ डस्ट फ्री प्लेस, अ प्लेस फॉर द वाउंडेड। अच्छा, अब इसका उत्तर देखो जरा, 9वीं लाइन में देखते हैं अपन, क्या देखना 9वीं लाइन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ से देखो ज़रा,
ठीक है, देखना, द हॉस्पिटल बिकम एन आइडियल प्लेस एंड द वाउंडेड सोल्जर्स वर्शिप्ड हर लाइक एन एंजल। ठीक है, अब आ जाओ सर, आपका चौथा नंबर कहाँ गया, ये रहा सर, आ गया सर। अब देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल मेड द हॉस्पिटल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उस स्थान को बना दिया। अब कैसा बना दिया उस स्थान को बेटा, उस स्थान को बना दिया अ प्लेस ऑफ वर्शिप, है बना दिया कि नहीं बना दिया, लिखा ना उसमें आइडियल प्लेस बनाया उसने। तो अब आपने वहाँ जब पढ़ा होगा तभी तो इसका टिक लगा पाओगे। अब देखो 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉन्ट्रीब्यूटेड हर मनी, उसने अपना पैसा योगदान किया टू सेटअप बनाने में एन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस। ठीक है, बिकॉज सी, क्योंकि वो क्या चाहती थी, इसमें लिखा हुआ वो चाहती क्या थी। तो इसको पढ़ने के लिए 10वीं लाइन पढ़ेंगे अपन, जरा ध्यान देना, 10वीं लाइन पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो ज़रा यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है सर, द लेडी विथ लैम्प एज अ सोल्जर्स लविंगली कॉल्ड हर बिकेम अ नेशनल हीरोइन। नहीं इसे में ये मिनट रुकना जरा, अपने क्वेश्चन तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉन्ट्रीब्यूटेड हर मनी टू सेटअप एन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज बिकॉज सी, उसने सेटअप किया, क्यों उसने सेटअप किया, ये कहा जा रहा है। हाँ सही बात है, क्यों सेटअप किया भाई, तो उसने इस चीज़ को क्यों सेटअप किया है, नीचे की तरफ ही लिखा होगा यार, 9वीं लाइन में तो नहीं मिला अपन को, कहाँ पर है इसी में देखें ज़रा, ये मिला है सर, थोड़ा सा अपन को एक आंसर मिला है, ये लिखा हुआ है, देखें ज़रा, फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस, हर एम्बिशन वॉज नॉट मेयरली टू बिल्ड अ प्रोफेशन ऑफ नर्सेस बट एन एंटायर नेशन ऑफ नर्सेस। अच्छा, इसका संबंध विशेष रूप से कहाँ जुड़ता है, द लेडी विथ लैम्प एज द सोल्जर्स लविंगली कॉल्ड हर, यानी कि प्रेम से जुड़ा है इसका। तो प्रेम से जब इसका आंसर जुड़ा तो वैसे इसका आंसर ज़रा ध्यान देना, वॉज इंटेलिजेंट, वो सभी नर्सों को इंटेलिजेंट बनाना चाहती थी, नहीं ऐसा तो नहीं है यार। ठीक है, वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प, वो सबको चाहती थी कि ये उपाधि मिले, मतलब इस प्रकार से, इसलिए नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं था। कह रही ना वो कि नर्सेस बिकॉज क्योंकि सी वॉज कॉल्ड, क्योंकि उसे बोला गया था, उसे उपाधि दी गई थी द लेडी विद द लैम्प, नहीं ऐसा नहीं था कि उसने इस वजह से उसको सेट किया था, उसको बनाया था इंस्टीट्यूशन को। वॉज आफ्टर फेम, सी वॉज आफ्टर फेम, वो प्रसिद्धि के बाद में उसने ऐसा कुछ किया नहीं, उसे वो क्या बनाना चाहती थी, लव्ड मेकिंग बनाना चाहती थी। सी लव्ड मेकिंग, वो उसने उसे प्रेम किया उस नर्स वाले प्रोफेशन से। तो सर वैसे इतना डीप समझाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी कोशिश की है आपको समझाने की। आप विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस पैराग्राफ को आप पढ़ते हैं तो आपको वह पैराग्राफ समझना होगा, हिंदी निकालने से बजाय आपको वो समझना होगा। आप ये सोचें कि पहले हम उसे पढ़ लें फिर उसकी हिंदी निकालें फिर वो हमें समझ में, ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार स्टोरी समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया क्या चल रहा है पैराग्राफ में, तो आप फिर उसकी स्टोरी बनाते चले जाओगे। ठीक है, चलो सर पैराजम्बल की तरफ चलते हैं, पैसेज अच्छा था। चल देखें ज़रा पहला 7 नंबर का जो क्वेश्चन है सर वो क्या कह रहा है सर, उसके बारे में ज़रा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो 7 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फॉक्स सॉ अ क्रो, एक लोमड़ी सो देखा उसने, अ क्रो एक कौवे को देखा, सिटिंग ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर बैठा हुआ, विद अ पीस ऑफ चीज़, चीज़ माने कोई उसका टुकड़ा, जो चीज़ होता है ना मक्खन टाइप में तो होता होगा वो चीज़, पनीर का टुकड़ा, इन हिज माउथ, अपने उसके मुंह में। ठीक है साहब, लोमड़ी ने कौवे के मुंह में, जो पेड़ पर बैठा हुआ था, एक पनीर का टुकड़ा उसके मुंह में देखा। अच्छा देखा तो फिर क्या किया सर उसने, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं उसने क्या किया। तो देखना ज़रा, इन PQRS में ये पहला और छठवा तो पहले से अरेंज है, लेकिन PQRS जे सेट करने, तो देखना द क्रो बिगिन टू सिंग, ये मुझे R नंबर का जो सेक्शन है ना, ये क्या कह रहा है, द क्रो बिगिन टू सिंग, यानी कौवे ने गाना शुरू कर दिया। अब जब कौवे ने गाना शुरू कर दिया तो हुआ क्या भैया, हुआ क्या, ये जो इसके बाद में क्या हुआ पहले ये हमें समझना होगा। कौवे ने गाना शुरू कर दिया,
ठीक है सरकार, यानी कि कौवे ने गाना शुरू कर दिया। छठवें नंबर क्या लिखा है, द प्लान ऑफ द फॉक्स क्लिक फॉर द क्रो ड्रॉप्ड द चीज़, यानी कि ये जो आर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला सेंटेंस ये लास्ट में होना चाहिए यार। अब ये देखो कि लास्ट में कौन से में है, ये पता लगा लो, बस हमें आंसर मिल जाएगा। तो साहब एक तो इसमें आर लास्ट में है, एक इसमें आर लास्ट में है, ये दोनों कट गए हमारे। तो या तो क्यू से शुरू होगा सेंटेंस या एस से शुरू होगा। अच्छा देख लेते हैं सरकार, तो अब ये देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू होगा। ठीक है, तो क्यू में सबसे पहले लिखा है ही वॉन्टेड टू हैव द चीज़, और एस में लिखा है ही प्रेज्ड द क्रोज सिंगिंग। नहीं भैया, एक बात बताओ साहब, मुझे सीधी छोटी सी बात समझाना। वो पहले प्रशंसा करेगी कि उसने चाहत की कि भैया मेरे पास ये जो पनीर है वो होना चाहिए, पहले वो चाहेगी, उम्मीद करेगी। लोमड़ी ने कौवे को देखा, पेड़ के ऊपर बैठा था, उसके मुंह में पनीर था, पनीर का टुकड़ा था, तो उसने चाहा, उसने क्या चाहा भैया, ही वॉन्टेड टू हैव द चीज़। अच्छा, जब उसने इस चीज़ को चाह लिया तो क्या किया उसने, सर ये क्यू मिल गया। अब उसके बाद में एस देखना, ये क्यू मिल गया। अब एस देखो, ही प्रेज द क्रोज सिंगिंग, उसने कौवे के गाने की प्रशंसा की। अब क्या किया उसने, अब उसके बाद पी नंबर पे आ जाओ, द क्रो वॉज प्लीज्ड बाय फ्लैटरी, फ्लैटरी माने चापलूसी से कौवा खुश हो गया। अब क्या किया उसने, अब आर नंबर, द क्रो बिगिन टू सिंग, कौवे ने गाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, द प्लान ऑफ द फॉक्स क्लिक्ड, जो लोमड़ी का जो प्लान था वो काम कर गया। फॉर द क्रो, कौवे के लिए, ड्रॉप द चीज़, और कौवे ने क्या कर दिया, उसको टुकड़े को नीचे गिरा दिया। ठीक है सर, तो हमारा आंसर हो गया इसमें ए। आइए सर 8 नंबर क्या कहता है। 8 नंबर कहता है कि सोहन, ठीक है साहब, एक ही दिया इसमें, छठवा तो दिया नहीं है, तो बाकी पी क्यू आर एस सेट करना है। तो देखना भैया, अब सोहन के बाद में कौन सा इनमें होना चाहिए, तो मुझे एक तो एस नज़र आ रहा है, दूसरा मुझे आर नज़र आ रहा है, ये दो ही आदमी नज़र आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि सोहन हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद में मुझे दो चीज़ें चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब पटक दो, या तो ये वाला फॉर्म दे दो मुझे। अगर ये नहीं दे सकते तो कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे दो, ये नहीं दे सकते तो कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन दे दो या कनेक्टर दे दो। तो देख लेते हैं सरकार, दोनों आंसर हमारे, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत आर से हो जाए या एस से हो जाए। तो देखना ज़रा, हाँ साहब आर से तो हो रही है साहब, एस से भी हो रही है, यानी कि बाकी के ये दोनों कट गए हमारे लिए, ख़त्म हो गया काम इनका। तो आओ साहब अपन शुरू कर लेते हैं, ज़रा समझ लेते हैं सर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है साहब सोहन, सबसे पहले उठा लेते हैं ए नंबर का ही, सोहन हु वॉज रिच, जो अमीर था। बिल्कुल सही है यार, सही बात जा रही है यार, ऐसा बिल्कुल सही मिल गया हमको यार। सोहन हु वॉज रिच, सोहन जो अमीर था, क्या किया उसने, पेड चुका दी, द फीस ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त की फीस चुका दी। बहुत बढ़िया। अब पी क्या कह रहा है, रामा, रामा हु स्टडीज़, रामा जो पढ़ता है, इन द सेम स्कूल। यार आंसर मिल गया, पहला ही मिल गया यार, खत्म खेल। सोहन जो अमीर था, अपने दोस्त की फ़ीस चुका दी, और नाम क्या था उसका, रामा, जिसकी फ़ीस चुकाई। जो पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है, उसी के स्कूल में। बढ़िया मिल गया यार। 9 नंबर का देख लेते हैं अपन। अब 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, वन डे, एक दिन क्या हुआ भैया, बोसानियो, बोसानियो नाम हो गया, कम टू अंटोनियो, जो बोसानियो है अंटोनियो आया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ भैया इसमें, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये है क्या भैया, ये अंटोनियो क्या है, क्या स्थान का नाम है या कोई व्यक्ति का नाम है, ये है क्या। तो बता दूँ, ये यहाँ पर हमें तब पता चलेगा जब आगे का पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, एक दिन बोसानियो अंटोनियो के पास आया या अंटोनियो आया, अगर जो प्लेस है तो अंटोनियो, नाम ही बड़े अजीब से हैं, है ना। तो अब ये सेंटेंस में पता चलेगा कि ये है क्या साहब। ठीक है साहब, ठीक है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ही विश टू रिपेयर हिज फॉर्च्यून। अब बोसानियो जो है, अगर ये एक व्यक्ति है और अंटोनियो किसी जगह का नाम है, अपन ये मान लेते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ कर लेते हैं सर, ही विज्ड, यानी बोसानियो के लिए बात हो रही है, ही विज्ड, उसने इच्छा की, टू रिपेयर हिज फॉर्च्यून, अपने भाग को बदलने की। हुम, जिसे, ही डियरली लव्ड, जिसे वो बहुत प्यार करता था। एंड टोल्ड हिम डैट, और उसने उसे बताया डैट की, बाय अ वेल्थी मैरिज विथ अ लेडी,
यानी कि बाय अ वेल्थी मैरिज विथ अ लेडी। अच्छा, अब एक चीज़ भाई हमें समझ में आ गई है, और वही समझ में ये आ गई है कि बोसानियो और एंटोनियो ये दोनों दोस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, whom he dearly loved and told him। अब ये बताएगा किसको, किसको बताएगा, बताएगा यानी किसी, अब ये हिम लिखा है ना बेटा, तो बोसानियो और एंटोनियो दोनों मेल हैं, ये स्थान नहीं है। बोसानियो कम टू एंटोनियो, एंटोनियो के पास आया है। तो आगे पढ़ लेते हैं भैया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भैया, हुज फादर। अब देखना जी, हुज फादर के लिए ये जो लगा रहे हैं ना, हुज फादर, वो ये उस लेडी के लिए यूज़ हो रहा है। हुज फादर, जिसके पिता, हैड लेफ्ट हर सोल हेयरेस, हेयरेस माने उत्तराधारी, एकमात्र उत्तराधिकारी छोड़ गए, टू अ लॉन्ग इस्टेट, एक बड़े राज्य का। तो सरकार एक बात समझ में आती है मुझे, और वो मुझे क्या समझ में आती है, मुझे ये समझ में आती है कि ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, हुज फादर, इसके पहले मुझे अगर सेंटेंस कोई दिख जाए तो मुझे सर आंसर मिल जाएगा। इसके पहले कुछ मुझे ऐसा सेंटेंस मिल जाए जो इसको कनेक्ट कर दे। अगर ना भी इससे बन रही हो बात, तो अपन इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक दिन बोसानियो एंटोनियो से मिला, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया। देखो मिल गया अपन को आंसर सीधा आगे। जब बोसानियो एंटोनियो से मिला और उसे बताया, तो देखो ये मिला हमें ये वाला सेक्शन आर से। अच्छा, इसमें दो जगह आर हैं साहब, तो पहले इसी से निपट लेते हैं। तो एंड टोल्ड हिम डैट, और उसे बताया। अब उसके बाद पी को उठा लो, ही विश टू रिपेयर हिज फॉर्चून, कि वो क्या चाहता है, अपने भाग्य को बदलना चाहता है। एस से उठा लो, बाय अ वेल्थी मैरिज, धनी विवाह करके, विथ अ लेडी, एक औरत से, यानी कि धनी विवाह करके, पैसे वाली लेडीज के साथ विवाह करके। अच्छा, उसके बाद क्यों उठा लो, हुम, जैसे ही डियरली लव्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रेम वो करता था। हुज फादर, अब देखो कनेक्ट हो गया, हमारे लिए आंसर बन गया, इसको छोड़ दो उसी को। अब देखो ये भी आपका पैरा जंबल है, इसमें देखो कितना कम सीक्वेंस, मतलब बहुत ही कम ऐसा पार्ट आ रहा है जो हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक मिल रही है, नहीं मिल पा रही है शॉर्ट ट्रिक। सब कुछ समझ के, अंडरस्टैंड करके हमें ये सब समझना पड़ रहा है। तो आप ये समझें जिन लोगों की ये गलतफहमी होती है कि साहब इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आपको कंप्रीहेंसिव करना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा पैरा जंबल और पैसेज, तभी आप कुछ कर पाओगे। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालो भाई। आगे देखते हैं 10 नंबर क्या कहता है, अ बैंड ऑफ रूफियंस। हाँ, ये बढ़िया है यार। रूफियंस का मतलब होता है बेटा, एक तरीके से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक तरह से बहुत ही हिंसक लोग, हिंसक लोगों का समूह, इसे कहा जाता है रूफियंस। अब देखना भैया क्या हुआ, अ बैंड ऑफ रूफियंस, यानी कि जो हिंसक लोगों का समूह था, एंटर्ड, घुस गए। कहाँ घुस गए, वो एक गांव में घुस गए। ठीक है साहब। अब जब वो लोग जब गांव में घुस गए हैं, तो अब हुआ क्या है गांव में घुसने के बाद, ये बताओ। तो अब पी नंबर में क्या लिखा है भैया, पी नंबर में लिखा हुआ है, दे स्टोल द कैटल ऑफ द विलेजर्स, गांव के मवेशी उन्होंने चुरा लिए। दे एंटर द विलेज एट नाइट, वे रात में घुसे, वे घुसे गांव में, रात में घुसे। ठीक है साहब। अच्छा, सम ऑफ देम वर स्कैप्ड कन्विक्ट्स, उनमें से कुछ थे भागे हुए अपराधी, कन्विक्ट्स माने अपराधी और स्कैप माने भागे हुए। दे वर वेल आर्म, वे सभी कैसे थे, अच्छे तरीके से हथियारों से सुसज्जित थे। द विलेजर्स वर आस्क्ड, अच्छा गांव वालों ने क्या किया, बताया था या कहा। चलिए सर, अब इसमें सर कौन सा हमारा पी नंबर, क्यू और आर एस, इनमें से कौन सा होना चाहिए सर, तो ये हमें समझना होगा। अब आप ही बताइए सर। अ बैंड ऑफ रूफियंस एंटर्ड अ ब्रिज, जो हिंसक लोगों का समूह था वो गांव में घुसा, कब घुसा, तो देखो क्यू से आ गया आपका आंसर, और क्यू के दो आदमी मिल रहे हैं आपको, देखो ये तो ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, मिल रहा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्यू से, क्यू तो मिल गया, द एंटर्ड द विलेज एट नाइट, वे सभी रात में घुसे। अब उसके बाद क्या हुआ सब, अब उसके बाद में ये रहा सर, सम ऑफ देम, भाई वे रात में तो घुस गए, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ कैसे थे, भागे हुए अपराधी थे। तो सर ये भी हमारी बात बिल्कुल सही जा रही है, आर का ऑप्शन भी सही जा रहा है, यानी बी नंबर का बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। अच्छा, पी में क्या कह रहा है, दे स्टॉल द कैटल ऑफ द विलेजर्स,
यार ये बात समझ में आई, उन्होंने चुरा लिए, क्या चुरा लिए, उन्होंने गांव वालों के कैटल यानी मवेशियों को चुरा लिया। अच्छा ये पी वाला भी सही जा रहा है। अब उसके बाद देखना ज़रा एस नंबर में क्या लिखा है, देवर अवेल आर्म, वे सभी हथियारों से लैस थे, सुसज्जित थे। दी विलेजर्स वर आर्म्ड, तो हमारा आंसर मिल गया यार, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। चलिए सरकार 11 नंबर क्या कहता है, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं भैया। 11 नंबर कह रहा है सचिन तेंदुलकर वेंट टू द क्रीज, सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आए। ठीक है साहब, अब क्रीज पर आए तो हुआ क्या, तो पी नंबर में लिखा है टू द डिलाइट ऑफ द स्पेक्टेटर्स। डिलाइट माने होता है बेटा प्रसन्न करना, प्रसन्न करने के लिए दर्शकों को। आफ्टर द फॉल ऑफ द 5th विकेट, अब देखना साहब, मतलब कि 5वां विकेट गिरने के बाद ही स्कोर अ ब्रीजी सेंचुरी, ये बात भी समझ में आ रही है कि उसने एक तूफानी शतक लगाया, ब्रीजी माने तूफानी। ही नेगोशिएटेड द टर्निंग बॉल, अब देखना है नेगोशिएट का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है एक तरीके से एक रास्ता ढूंढना, उसने रास्ता ढूंढा द टर्निंग बॉल, घूमती हुई बॉल को, विथ रेयर स्किल, बहुत ही दुर्लभ कुशलता के साथ उसने एक रास्ता ढूंढा इस बॉल से निपटने का। अच्छा 10 इस प्रकार पुल द इंडियन टीम आउट ऑफ द ट्राइंग सिचुएशन, इस प्रकार से जो भारतीय टीम है वो विषम परिस्थितियों से बाहर आई। ट्राइंग माने होता है विषम, विषम परिस्थिति, ट्राइंग सिचुएशन माने विषम परिस्थिति। तो अब सर आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया, अब आप जोड़ लोगे। सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आया, ठीक है साहब, कब आया, कब आया, आप ज़रा ध्यान दें, आफ्टर द फॉल ऑफ द 5th विकेट। क्या क्यू से शुरू करते हैं अपन, अगर क्यू से शुरू करेंगे तो भैया ये रहा बेटा QPRS, और एक ये रखा है QSRP। ठीक है, तो अब हमारे लिए इनमें से कौन सा आंसर सटीक होना चाहिए ये हमें बस पता चल जाए तो हमारे लिए सर आंसर हो जाएगा। क्योंकि कभी भी आप सेंटेंस सॉल्व करें तो हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का कि आपको सीक्वेंस तो लगाना होगा अपनी समझ के कि भाई कहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा क्यू से बन रहा है कि बात बन रही है बात, 5वें विकेट के बाद कैसे आएगा सचिन तेंदुलकर, तो एक काम करते हैं चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा पी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, आर से स्टार्ट हो सकता है क्या, तो हाँ आर से स्टार्ट होने के कुछ चांसेस तो बन सकते हैं, या देख लेते हैं अपन साहब आर से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं आर से भी नहीं बनेगा यार, ब्रीजी सेंचुरी तो वो बाद में मारेगा ना, तो क्यू वाले ये दोनों तो वैसे कट गए यार, ये दोनों तो नहीं होंगे, क्यू वाले से ही निपट लो। तो क्यू वाला तो बिल्कुल सही जा रहा है, चलो ठीक है भाई 5वें विकेट के बाद वो आ गया, चलो आगे बोलो। अब उसके बाद क्या किया उसने, टू द डिलाइट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, नहीं नहीं जब ये टू लगा रहे हैं यहाँ पे पी में तो हमें सबसे पहले कोई ना कोई क्रिया चाहिए यार, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, पी तो नहीं बनेगा, एस देख लो, ही नेगोशिएटेड द टर्निंग बॉल, ठीक है ये भी सही जा रहा है यार, एस वाला सही जा रहा है, क्यू एस सही जा रहा है। उसके बाद में क्या कह रहा है वो, टर्निंग बॉल विद रेयर स्किल। उसके बाद आर में क्या लिखा है, ही स्कोर अ ब्रीजी सेंचुरी, ये भी ठीक है। पी में क्या लिखा हुआ है, टू द डिलाइट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, ठीक है जी सर, मिल गया हमें आंसर डी। देखें ज़रा पढ़ देते हैं, सचिन तेंदुलकर वेंट टू द क्रीज, सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आए, कब आए, आफ्टर द फॉल ऑफ द 5th विकेट, 5वें विकेट के गिरने के बाद आए। उसके बाद ही नेगोशिएटेड, उन्होंने एक रास्ता ढूंढा घूमती हुई बॉल से निपटने का अपनी कुशलता के साथ, ठीक है साहब। अब उसके बाद क्या किया, ही स्कोर अ ब्रीजी सेंचुरी, उन्होंने एक तूफानी शतक जड़ दिया। अच्छा उसके बाद में पी में क्या लिखा हुआ है, टू द डिलाइट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, दर्शकों को खुश करने के लिए, बहुत बढ़िया। 10 इस प्रकार से पुल्ड द इंडियन टीम आउट ऑफ अ ट्राइंग सिचुएशन, मिल गया आंसर जी ये सर। 12वां नंबर देख लेते हैं भाई, 5वें नंबर में लिखा हुआ है पीपल रीड एंड रिसाइट द रामायणा। बेटा बहुत अच्छी बात लिखी हुई है इसमें, इस चीज़ को थोड़ा समझ लेंगे। यहाँ पे जब हम रिसाइट वर्ड को पढ़ रहे हैं, ये वाला जो वर्ड है ना रिसाइट, इसका मतलब क्या होता है रिसाइट का, रिपीट अलाउड फ्रॉम मेमोरी, ठीक है, यानी कि बार बार उसे दोहराना, अपनी स्मृति में याद करना। लोग पढ़ते हैं और याद रखते हैं रामायण को, ठीक है सर। अच्छा उसके बाद में फिर क्या हुआ सरकार, ये तो बात हो गई हमारे लिए। अब उसके बाद एक चीज़ देखते हैं, रामायण को याद तो करते हैं अपने दिमाग में,
लेकिन किस तरीके से करते हैं ये समझेंगे अपन। चलिए सर, PQRS में देखें, P में लिखा है विच रेफर्स टू दोज हाई आइडियाज़ ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। अब ये विच जो है कनेक्टर का काम करता है, ये विच हमें तब चाहिए होगा, कब जी हमें तब चाहिए भैया विच, जब कोई कनेक्शन हो रहा हो, जब कहीं कोई कनेक्ट हो रहा हो तब हमें चाहिए सर। यानी कि किसी ऐसे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ किसी शब्द का कनेक्शन हो रहा हो तब हमें ये विच चाहिए होगा। चलिए बाद में बात करेंगे। विथ ग्रेट डिवोशन, हाँ यार बात ये थोड़ी सी सही लग रही है। पीपल रीड, लोग पढ़ते हैं, एंड रिसाइट द रामायण, और रामायण को याद करते हैं विथ ग्रेट डिवोशन। डिवोशन माने क्या हो गया? डिवोशन का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ, एक उत्साह के साथ, एक वो कहते हैं ना प्रेम के साथ बोले तो एक भाव, भक्त वत्सल, मतलब एक तरीके से वत्सल के साथ, भक्त वाली भावना के साथ रामायण को याद करते। तो क्यू नंबर का याद जा सकता है। क्यू के बाद में ज़रा एस देख लेते हैं। बट दे मोस्टली फेल टू अप्रिसिएट, बट दे मोस्टली, हाँ एस यार देखें, लेकिन दे मोस्टली फेल, वे अधिकांश रूप में असफल होते हैं, टू अप्रिसिएट, प्रशंसा करने में, डेट की एस्पेक्ट। अब देखना यहाँ पे भैया एस्पेक्ट लिखा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से भाग, ठीक है, एस्पेक्ट माने भाग। डेट की एस्पेक्ट ऑफ इट्स ग्रेटनेस, इसकी महानता का जो भाग है। आर भी ठीक जा रहा है। पी क्या कहता है? विच रेफर्स, जो क्या करता है? जो भैया रेफर करता है, जो आगे बढ़ाता है, टू दोज हाई आइडियाज़, उन ऊंचे विचारों को, ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जो मनुष्य ने किए। आंसर बिल्कुल सही है सर, सी नंबर का सटीक जा रहा है, बाकी कहीं कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा। चलिए सर, ऐसे अभी और भी मैं आपको पैराग्राफ सॉल्व करवाऊंगा, पैसेज दूंगा, पैरा जंबल भी दूंगा, और क्लोज टेस्ट भी आएंगे अभी तो बीच में। तो ये कोशिश की है अपन ने एक आप लोगों को बताने की, समझाने की, कि आप थोड़ा कोशिश किया करें इसी प्रकार से थोड़ा समझने की किसी भी पैरा जंबल को या पैसेज को। और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती बंधु, कोई भी आप ये सोचें कि आप बिल्कुल कोई शॉर्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही, आप ये समझे मात्र 10% की शॉर्ट ट्रिक होती है, बाकी 90% आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है हर एक पैसेज को, हर एक पैराग्राफ को। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।